स्वागत है ब्रेक के बाद इस खास प्रोग्राम में। और जैसा कि हमने बताया था कि आपको स्पेशल गेस्ट से मिलवाएंगे और चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद आनंद जी, जो कि एमएसपी समिति के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत। साथ में कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, और ये भी एमएसपी समिति के सदस्य हैं। डॉक्टर अशोक बिशन दास, पूर्व चेयरमैन सीएसीपी, बहुत बहुत स्वागत। कृष्णवीर जी आपका भी, डॉक्टर अशोक बिशन दास जी आपका भी, और संदीप दास जी, वरिष्ठ कृषि पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दोनों संवाददाता तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो मैं पहले चर्चा को जरा बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं कृष्णवीर जी के पास चलता हूं। कृष्णवीर जी, ये बताइए कि एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है, वो ये कि कौन है इसके पीछे। ये जो प्रदर्शन के लिए, ये एक बार जो फिर से अराजकता फैलाने के लिए आए हैं, ये लोग आखिर में हैं कौन? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं कि चंडीगढ़ गए 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत करने, ठीक, और ऐसा लगा कि ये बातचीत के लिए आए तो सही, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि बातचीत बस शामिल होना है, उसके बाद बढ़ जाना है आगे की तरफ। इसलिए क्योंकि जो मांगों की लिस्ट है, अब देखिए, WTO से भारत हटे, क्या इस तरह की मांगे व्यवहारिक हैं कृष्णवीर जी? लालचंद जी, देश ने इनका पहला आंदोलन भी देखा है, और उस आंदोलन में आप 2 शब्दों को याद करिए। योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि हमने तो पिच तैयार की थी, कांग्रेस बैटिंग नहीं कर पाई, तो हमारा क्या दोष है। तो आज वही तो पॉलिटिकल पिच है। फिर आज वही योगेंद्र यादव राहुल गांधी की यात्रा में साथ है। हाँ। प्रश्न ये है कि क्या आंदोलन पहले नहीं हुए इस देश में किसानों के नाम पर? बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी हिंसा नहीं हुई, उसमें कभी अराजक तत्वों को पनाह नहीं दी गई। और जो पिछली बार का अनुभव रहा है 26 जनवरी पे लाल किले पर, वो देश को शर्मसार करना का काम किया था इन लोगों ने, वो सब अराजक तत्व थे। लेकिन आज अगर हम ये मान लेते कि ये ईमानदारी में किसानों की मांग के लिए निकले थे पंजाब से, पहली बार निकाला था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इनको दिल्ली भेजा था, आज भगवंत मान की सरकार ने इनको दिल्ली भेजने के लिए यही खेल है, किया है। यही खेल है, खेल। और इसके पीछे खेल पूरा राजनीतिक खेल है, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों का खेल है। अब आप ये बताइए कि यदि इनको सिर्फ किसानों की समस्याओं पे बात करनी थी, तो भारत सरकार के 3 मंत्री खुद आपसे बात करने वही सवाल मैंने उठाया। आपने क्या बात की? आपने क्यों समझौते की बात नहीं की, अगर आपकी नीति और नीयत साफ थी? लेकिन मुझे तो फिर वही लगता है कि खेल अंतरराष्ट्रीय ताकतों का बहुत लंबे समय से चल रहा था, और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये आंदोलन जो है, अराजक तत्व इसमें घुस चुके हैं, और ये इंटरनेशनल साजिश का खेल है। आप याद करिए, जॉर्ज सोरोस के गिरोह ने, मैं वही उसी पॉइंट पर आने वाला था, सरकार के खिलाफ साजिश के लिए फंडिंग करने की घोषणा की थी, और दिल्ली में एक गिरोह उसके लिए बैठ के बात की थी। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, ये सारा और खेल कई लोग और हैं जो इसमें खुल करके आ रहे हैं। पन्नू जैसे नाम है। पन्नू पहले भी था, और पन्नू बराबर देश में अशांति करवाने के लिए। मुझे दुख इस बात का है कि जो पंजाब देश के विकास में अहम योगदान रखने वाला प्रदेश रहा है, जिसका हर व्यक्ति मेहनत से काम करके पैदा कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, उस पंजाब के नाम को कलंकित करने का काम ये अराजक तत्व कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो, तो पहले जब कमेटी बनाई थी तो सरकार ने 3 नाम संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे थे। इन्होंने 3 नाम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये बात करने में शामिल नहीं होना चाहते। अब आप ये बताइए कि WTO और FTA को, FTA की बात करना, वही मैं कह रहा हूं, कितनी व्यावहारिक बात है। क्या ये आज की बात है? और ये WTO का हस्ताक्षर करने वाला कोई WTO से अलग हो सकता है क्या? क्या ये संभावना है? आज 150 देश है उसके अंदर, बाजार अगर नहीं होगा तो आप निर्यात किसे करेंगे? बिल्कुल, आप कहां जाके बात करेंगे? इस सरकार ने तो आपके लिए, आपने बीज की बात की, आपने पेस्टिसाइड की बात की, इस सरकार ने 3 सहकारी संस्थाएं नेशनल लेवल पर बनाई है। बीज के लिए बनाई है सबसे पहली संस्था, दूसरी जैविक कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बनाई, और तीसरी निर्यात के लिए बनाई। मैं लौटता हूं आपके पास, और अब मैं आपसे डिटेल लूंगा। हमारे साथ विनोद आनंद जी भी यहीं बिल्कुल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एमएसपी कमेटी जो प्रधानमंत्री ने बनाई थी, उसके सदस्य विनोद आनंद जी भी हैं। विनोद जी,
एक बात बताइए कि हम जानते हैं ना कि पहले कितने फसलों पर एमएसपी मिलती थी और अब किस तरह से उसमें दलहन को, तिलहन को मोदी सरकार ने शामिल किया। आप ये बताइए कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हजारों से फसल होंगे, उन फसलों पर सब पर एमएसपी दी जा सकती है क्या? ये व्यवहारिक बात है क्या? 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो एमएसपी देने में लग जाएगी, तो देश का बजट इतना है क्या? बिल्कुल भी नहीं और कदापि नहीं। देखिए, भारत एक एकता में विविधता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यहाँ पे लगभग 600 से भी ज्यादा क्रॉप जो पूरे विश्व में उगाए जा सकते हैं वो हमारे यहाँ कुछ एक राज्यों में उगाए जा सकते हैं। अमूमन बिहार को लीजिए तो बिहार में 293 अलग अलग तरीके की सिर्फ पैडी उगाई जा सकती है। 22 से भी ज्यादा वहां पे भाजी, जिसको आप साग कहते हैं, वो उगाई जा सकती है। बिल्कुल। और 72 से ज्यादा अलग वैरायटी की वहां पे आप सीरियल्स उगाए जा सकते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है। ये तो एक राज्य की बात हुई। हाँ, ये एक राज्य की बात है। तो ये सबसे पहले शीश महल में रहने वाले जो लोग हैं, उनको पंजाब दिखता है क्या? पंजाब क्या था? संगत में बैठते हैं, पंगत में खाते हैं। जो नानक नानकी जी ने शुरू किया था, इन्होंने तो उनके नाम पे एक कालिख पोत दी है। और यहां से भी छोड़े, इनकी जो गठजोड़ है वो पता नहीं विश्व के कौन कौन अखबारों पे है और क्या क्या चर्चाएं हैं, उस पे तो हम लोग नहीं जाएंगे, अभी समय की कमी है। परंतु कृष्णवीर जी ने उसका उल्लेख भी किया, है। परंतु जो इंटरनेशनल कार्टेल है, जैसे हमारे भारत सरकार में हमारे मोदी जी ने कहा कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पैडी का $750 क्यों है, उसको $1200 कीजिए। सारा हंगामा शुरू हो गया पूरा। हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उसके ऊपर जी, है ना। तो ये एक कार्टेल है, इससे बाहर लोग नहीं निकलना चाहते हैं और जो पैक्स से अपेक्स की तरफ बढ़ा जा रहा है, ठीक है, जहां पे प्राइमरी एग्रीकल्चर जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टीपर्पज बन रही है और पूरे भारत में उसका जो जाल बिछ रहा है, तो ये घबराए हुए हैं कि आने वाले समय में कहीं ना मोदी सरकार पूरे भारत से सारे किसानों से खरीदारी कर दे। आपसे छोटा सा अपडेट ये भी चाहूंगा कि जो एमएसपी पर कमेटी बनी थी, वो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसमें कहां तक काम हुआ है? हम लोग 30 से भी ज्यादा बैठकें कर चुके हैं और एक पूरे खुले दिल के साथ चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और हम लोग किसानों को एमएसपी अच्छे प्रभावी तरीके से कैसे मिले, ट्रांसपेरेंट कैसे मिले और किसानों की भागीदारी उसमें कैसे हो। हमारे जो अध्यक्ष महोदय श्री संजय अग्रवाल जी हैं जी, हम लोग सब साथ मिलके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स विषय है कि इसको 2 दिनों में समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब चर्चा चल रही है तब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश, बिल्कुल इनसे तो कुछ हुआ नहीं, कोई राजनीतिक रोटियां ये सेक नहीं पाए। बिल्कुल। तो एक किसानों के नाम पे अपना जो राजनीति करना चाहते हैं वो भुंजाना चाहते हैं। रही बात काला कोट और नीले अखबार, जो पीले कई तरह के अखबार छपते हैं, उसमें कई तरह की बातें छापी जाती है और उनका स्रोत कहां से आता है, ये इस देश में इस जो ट्विटर और आज जो हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये छुपा हुआ नहीं है कि पैसा उनके पास कहां से आता है, फंडिंग कैसे आता है। और जो एफसीआरए पे कवायद कसी गई है, जो रोका गया है, तो इनमें एक अलग सी छटपटाहट है कि अब हम क्या करें। अब तो दिख रहा है कि इस देश में प्रजातंत्र का जो शुरू किया गया था कि जयप्रकाश जी का जो बिगुल बजा था, अब तो वैसी प्रजातांत्रिक सरकार बन रही है। तो चलो हम कुछ और करें, चलो हम कुछ दूसरे रास्ते पे ले चले। बिहार के लोग माइग्रेट करते रहे और उत्तर प्रदेश के लोग माइग्रेट करते रहे और पंजाब और हरियाणा से एक दाना खरीदा जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलते रहे और बाकी पूरे भारत की चीनी मिलें बंद रहे। इनकी यह नीति है, पूरे देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। संसाधनों पर कुछ लोग कब्जा जमाना चाहते हैं, एजेंडाधारी कार्टेल है पूरा। मैं लौटता हूं, आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा देखते हैं कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि आखिर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या कुछ किया है। जरा देखिए आंकड़ों के आईने में। साल 2013-14 में यूपीए सरकार में कृषि बजट 27,662 करोड़ रुपए था। तुलना देखिए, एनडीए सरकार में कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा। यूपीए सरकार में किसान सम्मान निधि जैसी कोई योजना ही नहीं थी। एनडीए सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया। यूपीए सरकार में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ नहीं, लेकिन यहां 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिल गया। यूपीए सरकार में दाल, गेहूं, दलहन, तिलहन की कुल खरीदारी 5,50,000 करोड़ रुपए की हुई थी। मोदी सरकार ने 3.5 गुना ज्यादा, यानी 18,39,000 करोड़ रुपए का
किया था, खरीद की थी। आप ये देखिए, ये तुलनात्मक देख रहे हैं कि क्या रहा है यूपीए सरकार में। 10 साल तो यूपीए सरकार भी रही है, एनडीए सरकार के भी अब 10 साल होने वाले हैं, अभी हुए भी नहीं है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आप देख रहे हैं कि क्या कुछ उस समय था यूपीए सरकार के दौरान और आंकड़ों के आईने में एनडीए सरकार के दौरान क्या कुछ है। हमने एक बार बता दी, बाकी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसानों को फसलों का उचित एमएसपी मिलता भी नहीं था, यहां फसलों का एमएसपी कई गुना बढ़ाया गया। चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को मान सम्मान तक नहीं दिया, दोनों को भारत रत्न दिया गया हाल ही में। सिंचाई योजनाओं पर उस समय कम खर्च था, यहां 15,500 करोड़ रुपए, करीब करीब 1.5 गुना से ज्यादा खर्च किए गए। किसानों को फसलों का उचित एमएसपी उस समय नहीं मिलता था, जबकि अभी एमएसपी को कई गुना बढ़ा दिया गया है और किसानों को ये मिल भी रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं रुख करता हूं, डॉक्टर अशोक बिशन दास जी भी जुड़े हुए हैं और संदीप दास जी भी। डॉक्टर अशोक बिशन दास जी, आपका रुख कर रहा हूं। डॉक्टर अशोक बिशन दास जी, सवाल फिर वही उठ रहा है, कल भी हमने इस पर बात की थी कि ये आखिर क्या एजेंडा है। और जो बात अभी विनोद आनंद जी कह रहे थे कि कुछ लोग, कुछ एजेंडाधारी संसाधनों पर कब्जा भी करना चाहते हैं और देश के माहौल को बिगाड़ना भी चाहते हैं, उसी की एक और कोशिश लोकसभा चुनाव से बस कुछ ही हफ्ते पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा सर। यस, जो न्यूनतम समर्थन, यस, नमस्कार। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जहां तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो रही है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से उनकी रिपोर्ट पढ़ रखी है, और उन्होंने सिर्फ यही कहा था किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें तो उसमें कम से कम 50% उनको लाभ हो, वो सरकार ने इसको कर दिया। इसके अलावा स्वामीनाथन ने कुछ और नहीं कहा है जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है। तो उनकी वो मांग तो पूरी हो गई। दूसरी बात मैं और इसको स्पष्टीकरण चाहूंगा कि ये जो 23 क्रॉप है वो कई सालों से चल रही है, वो ऐसा नहीं कि अभी 23 हुई है, वो ये है। और लेकिन इसमें मैं एक बात कहूंगा कि दलहन तिलहन के कुछ क्रॉप्स को मोदी सरकार ने जोड़ा था, उस पर पहले एमएसपी नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको जोड़ा। नहीं, कोई नई क्रॉप नहीं आई है, कोई नई दलहन तिलहन को लेकर के। अच्छा, वो ही है, लेकिन उनकी वैरायटी और विधि पोर्टल बनाया गया। हाँ, जो 23 क्रॉप थी वो कई सालों से है। अच्छा, तो ये स्पष्ट है, लेकिन उसमें नई वैरायटी है, जैसे जीएम क्रॉप की अभी बात हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो मुख्यतः जो 23 क्रॉप है वो कई सालों से चली आ रही है। ये आपके माध्यम से स्पष्टीकरण मैं करना चाहता था। और जहां तक WTO का सवाल है, WTO से हमें भारत को और खास करके भारत की जो किसान है उनको बहुत अत्यंत लाभ हुआ है। वो इसलिए है कि जैसे पिछले साल $50 बिलियन का हमने निर्यात किया था। तो मतलब वो निर्यात कहां से आया? किसानों को ही पैसे मिले, और उससे हमारी जो उसका पैसा आता है, जो डॉलर आता है, या रुपीस में भी उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उससे किसान को लाभ हुआ है। और वो लाभ इसलिए हुआ है कि अगर आप सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के आंकड़े देखेंगे तो पहले किसान की जो प्रति माह आय थी वो थी 6,426, और वो उसका आंकड़ा हमने दिया है, और वो 59% अधिक हो गई है। तो ये जो मुख्य है कि हमें मतलब हमें सुसाइड नहीं करना है। भारत को WTO तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है, उसमें हमें काफी लाभ हुआ है और उससे हमें विचलित नहीं होना है, और किसान को फायदा है, नुकसान नहीं है। तो ये किसान भाइयों को हमें बताना होगा। और जहां तक ये MG नरेगा की स्कीम है और ये इस तरह की जो मांगे हैं, वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसका कोई नहीं, वो एक अलग बिंदु है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, और सरकार ने अपने आप जो हल्दी वगैरह के लिए ये कह रहे हैं, उनका तो वो एक बोर्ड बनाने का गठन हो चुका है, दिया है। तो मुझे नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्ट है वो 2020, वो मांग कर रहे हैं, सरकार वैसे ही उनमें काफी रियायत दे रही है। सरकार ने ये भी कहा कि सोलर पैनल लगाइए, और वो इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मुझे कोई इसमें तर्क नहीं नजर आ रहा है। जो किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी सीरियस मांग नहीं है, औचित्य नजर नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे आप कोई मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल या हॉकी,
तो गोल पोस्ट तो फिक्स होगा ना कि वहीं आपको गेंद यहाँ गोल पोस्ट भी बदलते रहते हैं, बार बार गोल पोस्ट आप चेंज करेंगे तो कैसे गेम चलेगा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए। हाँ, संदीप दास जी, कल भी हमने चर्चा की थी। मैं चाहता हूं कि आज आप, क्योंकि लंबे समय से आपने कृषि को एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कवर किया है, आपको वो आइडिया है कि क्या कुछ इस देश में हुआ है। ये जो आंदोलन है, पिछले आंदोलन को हमने देखा कि 1.5 साल तक लोगों को परेशानी हुई। उसके बाद जो उनकी प्रमुख मांग थी कि भाई हम वो 3 कानून नहीं चाहते हैं, सरकार ने वापस ले लिए। अब एमएसपी को लेकर के अगर एक गंभीर मांग है, 2 सदस्य हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, एमएसपी के सदस्य, एमएसपी समिति के, उस पर काम हो रहा है। तो सवाल फिर यही उठ रहा है कि फिर ये इस समय इस तरह का प्रदर्शन किसानों का क्यों? मैं एक छोटा सा चीज बता दूं अबाउट ऑयल सीड और पल्सेस का जो प्रोक्योरमेंट है। हाँ। ये सरकार जो बफर स्टॉक शुरू किया पल्सेस का, हाँ। हमारा 2.2 मिलियन टन का बफर स्टॉक है, उसके वजह से चना पल्सेस का प्रोक्योरमेंट काफी स्टिफ हुआ, जो पहले नहीं हुआ करते थे। एंड मैं ये समझता हूँ, जहां तक ये एजिटेशन का बात है, मैं समझ रहा हूँ तो पंजाब में जो कुछ लोग एजिटेट कर रहे हैं, पंजाब इज ऐसा स्टेट है जहां एमएसपी प्रोक्योरमेंट 100% होता है। कोई एमएसपी का कोई गारंटी, लीगल गारंटी तो फिजिबल ही नहीं है। उसके बाद 100% वहां प्रोक्योरमेंट होता है चावल और गेहूं। तो वहां एजिटेशन का कहां सवाल आता है, मुझे समझ में आता है। और सबसे बड़ा चीज है, ये सारी जो तमाम चीजें डब्ल्यूटीओ में नहीं जाना, ये मतलब इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल ये डिमांड करना? ये मतलब ये डिमांड का कोई हद नहीं, मतलब इसका कोई इवन सीरियसनेस भी नहीं है इसको डिमांड करने का। हाँ, कुछ हद तक तो पुराने केसेस के बारे में बात किया गया, फार्मर्स जो लखीमपुर खेरी में कांड के बारे में, वो ठीक है, उसको सरकार तो बोला है मानने के लिए। और जब एमएसपी पैनल देख रहा है इसको अभी इस टाइम में आने का, ये पॉलिटिकली सपोर्टेड है, इंटायरली पॉलिटिकल, वो एक फ्रैक्शन ऑफ फार्मर्स है। आप देखो अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ नहीं है, ऑल्दो दिल्ली का सीट, उत्तर प्रदेश में एकदम पार्टिसिपेशन नहीं है। यहां तक भी वैसे वेरी बेसिकली एक स्प्रिंटर ग्रुप निकल के ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करके चलो बिल्कुल ये करके यही है बेसिकली। अदरवाइज यहाँ कोई लॉजिकल नहीं लग रहा। हाँ। आपने लखीमपुर खीरी की बात की, वो मामला भी अदालत में है, हम सब जानते हैं कि वो मामला अदालत में है। अदालत से ही उसका जो कुछ भी उस मामले पर फैसला आना है वो आएगा, जाहिर सी बात है। हम आप सभी से ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि आम किसान जो आंदोलनकारी किसान संगठनों के विरोध में आ रहे हैं, ये जो कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं ना, उनके विरोध में आ रहे हैं। और आम किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ है और मोदी सरकार की नीतियां किसानों के हित में हैं। किसान बीरेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी किसान संगठनों पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का हर कदम किसानों की बेहतरी के लिए है। जो टिकैत जी हैं उनके साथ किसान नहीं लग रहे, सारी की सारी फंडिंग कहीं और से हो रही है। किसान आदमी की आज इतना बस की नहीं है, वो अपने बच्चों की रोजी रोटी तो पूरा कर ले। ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार को, सरकार की हैंड ट्विस्टिंग के लिए कोशिश करी जा रही है। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसानों के बहुत प्यारे हैं। आज तक पिछले 60 साल में अगर किसी ने काम किया है, मोदी जी ने किया है किसानों के लिए। मैं एक आम किसान हूँ, कोई संगठन नहीं है। मैं अपनी बात सबके सामने रखना चाहता हूँ कि असली किसान इनके साथ नहीं है और नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार बहुत सजग है, बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है जो 6,000 रुपये पर जो दिए जा रहे हैं पर ईयर, ऐसी चीज़ भारतवर्ष में आज तक नहीं हुई किसानों के लिए। हमारे यहाँ पे यूरिया की जो है 2 नंबरी होती थी, नीम कोटिंग किया गया है, सारा यूरिया पहुँच रहा है। ऐसी सरकार ने जो किसानों के लिए काम किए ना, आज तक नहीं हुए। ये आम किसान की आवाज है, कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी किसान संगठन से नहीं है, आम किसान है। किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थमी हुई नजर आई। इस बीच दिल्ली बॉर्डर के आसपास आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। स्थानीय जनता के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा,
आप देख लीजिए कि लोगों को किस तरह परेशानी हो रही है, और याद कीजिए किस तरह से 1.5 साल तक दिल्ली को घेर करके रखा था पिछली बार। जाना था पलवल हरियाणा सर, हमें बच्चे की हार्ट सर्जरी है, हरियाणा में है सर, वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल में पलवल में, इसलिए इसी सिलसिले में आए हैं। तो यहाँ पे था किसान आंदोलन, और इससे हमें थोड़ी तकलीफ पहुँची है यहाँ तक पहुँचते। हमें तो नजर जाना है, वैसे भी कुछ ना मिले तो कैसे परेशान हो जाएंगे हम। आप लोग शेर से आ रहे हैं, या अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो उसकी आगे वाली चीज़ों के बारे में भी सोच के चलना चाहिए, क्या आगे लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। काफ़ी समय से, और हम लगभग स्वरूप नगर से पैदल ही आ रहे हैं। 2 क्लास छोड़ी है हमने, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, हमारी लैब भी छूटी है, तो अटेंडेंस भी और काफ़ी चीज़ें होती है, तो टीचरों को भी समझाना काफ़ी टिपिकल पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है किसानों की वजह से। पुलिस को थोड़ा सा रास्ता खोल देना चाहिए, जो बुजुर्ग बसों में बैठे हैं वो थोड़ा आने की आगे अपने घर पहुंच पाएं। इतनी पब्लिक फंस रही है बेहिसाब। नरेला से आ रही हूँ, पहले तो वहाँ 2 घंटे खड़े रहे बसों के लिए, फिर लिबासपुर से पैदल आ रही हूँ बच्चे के साथ। अरे पैदल आ रहे भाई, एक तो दुखी हो रहे, सुबह से निकले फेरी करके आ रहे, ड्राई फ्रूट की फेरी करते, दुखी कर दिया किसान लोगों ने। समस्या बड़ी समस्या है सर, समस्या से अब 3 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ, किराया भी ज़्यादा दिया, फिर भी बीच में उतर गया, उतरने के बाद फिर पैदल जा रहा हूँ। कुछ पब्लिक के बारे में भी सोचे, जैसे पब्लिक इतनी दूर से चल के आ रही है, साथ में छोटे छोटे बच्चे, एकदम ही पता चल रहा है कि भाई कि बसों से उतरो और जाओ पैदल। आम लोगों की आवाज है ये, महिलाएं हैं, बच्चे हैं इस देश में, ये भी इसी देश के नागरिक हैं जिनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट करके अपने संवाददाताओं का भी रुख करेंगे और अपने विशेष मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि ये जो किसान एक बार फिर से दिल्ली को घेरना चाहते हैं, मकसद क्या है, जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों में, उन मांगों में कितना औचित्य है, कितना उचित है, या फिर यूं ही कहीं से प्रेरित होकर के किसी का मोहरा बन करके अराजकता फैलाना चाहते हैं। हमारे साथ सारे हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुख करता हूं कृष्णवीर चौधरी जी का। कृष्णवीर जी, रिपोर्ट तो ऐसी भी आई है कि ये जो कुछ किसान हैं, इन्होंने अपने ट्रैक्टरों को टैंक का रूप दे दिया है। ये खेती करेंगे या बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे? लालचंद जी, ये काम किसान तो करवा ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। किसानों को ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करना होता है तो वो अपनी जुताई से संबंधित और गहराई में जुताई करने संबंधित होता है। वो दूसरा ऑपरेशन करने के लिए होता, हार्वेस्टिंग में उसके मशीन को जोड़ के प्रयोग करने का होता। टैंक बनाने का विचार आना किसान के दिमाग में संभव नहीं है। क्या ये सीमा पे लड़ने के लिए जाने के लिए टैंक बनाए गए हैं? मैं वही सवाल उठाया। इनकी तैयारियों को देखिए। और मेरा तो कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों से निवेदन है कि जिस तरीके से पहले असामाजिक तत्वों ने देश विरोधी ताकतों का खेल हो गया था, उससे सतर्क रहने की जरूरत है और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये देश में हिंसा फैलाना और 2024 के चुनाव से पहले की एक बड़ी साजिश मुझे तो बहुत साफ अब दिख रही है। कल से जो हमने देखा है, ANI की रिपोर्ट को देखा है कि किस तरीके से ये ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ बनाना, फायर प्रूफ बनाना, बेल्ट लगाना, ये सब क्या किसानों का काम था? किसानों का काम नहीं था। और दूसरी बात मैं इसी से कहूंगा, किसानों की MSP की मांग है, सच्चाई है। हम कहते हैं हम किसान हैं, हम भी चाहते हैं फसलों का लाभकारी मूल्य मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा लाभकारी मूल्य मिले, तो भैया एक कमेटी बनाई थी, कमेटी के सामने मैंने एक बात रखी थी, जब तक बाजार नहीं खुलेगा
बाजार खोलने का तो विरोध कर दिया इन्होंने। तो एमएसपी कौन देगा? बिल्कुल। जब एपीएमसी की मंडियों की हम बात करते हैं तो उसके लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाँ। इसका मतलब प्रदेश सरकारों का दायित्व बनता है उसको लागू करना। और बाजार खोलने का विरोध पिछले आंदोलनकारी लोगों ने किया था, उन्होंने बाजार नहीं खुलने दिया, तो कमेटी में इस पे चर्चा। और आपने 23 फसलों की बात की, मैंने तो खुद प्रस्ताव 3 और फसलों, आलू, प्याज और टमाटर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने तो इन 3 फसलों को ये कहा कि इसके किसान जो बड़ी फसल है, इनकी बर्बादी होती है, उसको बचाने के लिए उनका भी मूल्य में कुछ स्थिरता लाई जाए, जिससे किसानों को बचाया जाए। जाहिर सी बात है, आप समिति में शामिल हैं तो आप सुझाव दे रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ फैसला होगा ही। और यही सब बात है, पूरी दुनिया के दूसरे देशों के, विकसित देशों के बाजारों की स्टडीज की गई है। अमेरिका कैसे अपने कृषि को देता है बाजार में, बिल्कुल। ब्राजील क्या करता, ऑस्ट्रेलिया क्या करता, यूरोप क्या करता, चीन ने भी कैसे अपने किसानों को बचाया। जाहिर सी बात है, हम वहां से अपना सीख सकते हैं। और उस सब की बीच में हमें रास्ता निकालना है। मेरा कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं से सवाल है कि ये पीस क्लॉज का नौटंकी करवाई थी आपने डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में 2013 में, जब आपके कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा थे, तब आप कहां चले गए थे? और पीस क्लॉज आपने टेम्परेरी 3 साल के लिए दिया था, गया था। ये तो दुआ करिए, शुक्र करिए मोदी जी का कि इन्होंने उसको बढ़ाया है और उसमें स्थिरता लाने के लिए। उसका तो जवाब देने के लिए कोई नहीं आते, किसानों को भड़काने के लिए जरूर आ जाते हैं। सिर्फ आग लगवा रही है कांग्रेस और आप पार्टी, और ये 2024 का एजेंडा के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। किसानों का एजेंडा होता तो ये अराजकता तो नहीं घुसते या शांति नहीं करते। अरे बात करके समस्या का समाधान होता है। बात करने के लिए मंत्री आपके बीच में गए, आपने बात करने के बजाय बातचीत करके अभी कतर से 8 लोगों को छुड़ा लिया गया, 8 पूर्व नौसैनिकों को, तो यहां पर क्यों नहीं बातचीत से समाधान हो सकता? मैं विनोद आनंद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, चाहे पराली के निपटान की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बिल है उसकी बात हो, किसान उन सब चीजों पर, हम जानते हैं कि जो दुनिया की दिशा है, जो देश की दिशा है कि हमें पर्यावरण का फ्रेंडली रहना है, पर्यावरण मित्र बन करके रहना है, उस पर भी किसान सहयोग करने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कहीं पर है, कहीं बिजली की चोरी हो रही है, कहीं उसका मिसयूज हो रहा है, उसको लेकर के अगर कोई बिल हो रहा है, उसका विरोध करेंगे। इस तरह की मांग है किसानों की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारी कमेटी बनी है, कमेटी ऑन एमएसपी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसमें जो अलग अलग पहलू लिए गए हैं, ये 2074-2075 में भारत की कृषि नीति कैसी हो, उस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अगले 50 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए हमें पीछे की जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो कब का कर चुके हैं, जो आपने आंकड़ों को दिखाया। बिल्कुल। अब आप आए, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। देखिए, ये डिजिटल सैंडबॉक्स का टाइम है और डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं। आपने देखा G20 और वैश्विक प्लेटफॉर्म पे हमारी कितनी इज्जत बढ़ी है। तो डब्ल्यूटीओ की बात तो आप छोड़ दें, तब वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं सकते। शीश महल में रहने वाले लोग, खास करके मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, आप ऐसे देखें कि आप बार-बार शीश महल, आप बार-बार जो शीश महल कह रहे हैं उससे कुछ आप इशारा करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे कौन है? मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, जो दिल्ली के प्रधानमंत्री खुद को समझते हैं मालिक बोलते हैं, मालिक कहते हैं, दिल्ली का मालिक हूं मैं, जो स्टेट को नहीं मानते हैं और स्टेट की सारी मलाई खाना चाहते हैं, तो वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और पंजाब को वो दिल्ली से पंजाब तक का एक पैसेज बनाएंगे, वो हरियाणा भी जीतेंगे और लोगों को भड़का रहे हैं, मत भ्रमित कर रहे हैं, और वो दिल्ली से एक अलग चैनल बना देंगे पाकिस्तान तक। ऐसी उनकी अपनी सोच है। खैर, हमारा किसान, हमारा देशवासी उनका सहयोग नहीं करेगा, तो अलग बात है। मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। देखिए साहब, ऐसा है कि ऊर्जा, आज का किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करता है, हम 10 टन प्रति व्यक्ति के आसपास उत्पादन कर रहे हैं, 4.5 टन सीरियल्स और लगभग 5 टन फ्रूट एंड वेजिटेबल। पहले भी आईसीआर के माध्यम से आपने देखा होगा, डॉक्टर HP सिंह थे, उन्होंने हॉर्टिकल्चर पूरा एक कमीशन बनाया था, एक बोर्ड बना था। आज की तारीख में हम सीरियल से ज्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आगे की सोचें। जो टीपीओ की बात अभी हमारे आदरणीय हमारे कलीग ने की, कृष्णवीर चौधरी जी ने, हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने तो ये कहा कि हम चलो सेब का भी एक वैल्यू चेन बनाते हैं, फलों का भी एक सेब, और एक फ्लोर प्राइस उसकी तय करते हैं, ठीक है, और उसको दिलाने के लिए बातचीत करते हैं। तो वापस आऊं मैं फिर से ऊर्जा के ऊपर। आज हमारा किसान कई माध्यम से, सिर्फ आपने देखा होगा कि अभी इसकी अनाउंसमेंट फिर से हुई कि 1%, 2%, 3%, 4% और 5%।
5% तक हम ब्लेंडिंग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कंपेल्ड बायोगैस की। और उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। पराली तो पंजाब में उत्पादन भी नहीं होता, इतना फार्म बेस्ड तो उत्पादन भी नहीं होता हमारे यहाँ। अब आप ये सोचिए कि जो एविएशन फ्यूल है, हाँ। उसमें कभी ब्लेंडिंग के लिए किसी ने सोचा था? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समय हो रहा है। बिल्कुल, कंपेल्ड बायोगैस का जो एक अलग से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, और इसमें कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं। मैं वापस ले जाऊंगा आपको बिहार की तरफ, जो मक्के के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और आज जो पूर्णिया का जो पूरा बेल्ट था, जो काली रिवर ट्रीटी और बाकी जो कोसी कुशा डैम था, आज वहां का किसान मक्का का उत्पादन करेगा, और उत्पादन करके वो इथेनॉल बना करके ब्लेंड करके वापस G2G किसान से सरकार खरीदेगी। तो ऐसा कभी बना था क्या? बिल्कुल। तीसरे उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हमारी कमेटी में कहा गया है, और हमारे चेयरमैन साहब और सब लोग मिलकर हम लोग खूब मेहनत उसके ऊपर कर रहे हैं। ई समृद्धि पोर्टल जो है, जो नाफेड ने शुरू किया है, कि आप आइए दाल का उत्पादन कीजिए, पानी की तो बहुत कमी है, पूरी दुनिया में आप बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत सारी बात करते हैं जी कि पानी नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, तरह तरह का नाटक ड्रामा करते हैं। लेकिन जब किसान 4000 लीटर उत्पादन 5000 लीटर प्रति किलो भेजता रहे और $750 में आप भेजते रहे, तो वो जैसे किसान जो दाल का उत्पादन करना चाहेंगे, जो ऑयल सीड का उत्पादन करना चाहेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उनकी 100% सिर्फ खरीदारी ही नहीं होगी, लेकिन उससे आगे भी सारी जो एग्रोनॉमिक फैसिलिटीज और सुविधाएं हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से दी जा रही है। मैं आपको और एक ध्यान ले जाना चाहूंगा लालचंद जी। देखिए, हमारा जो मिनिस्ट्री बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, और इसलिए आपने देखा नैनो यूरिया किसान कैसे दोनों हाथ से ले रहा है। आज का किसान एक लीटर का बॉटल 500 ml का बॉटल अपनी जेब में लेके जाता है, ना कि 40 किलो का बोरी कंधे पे लेके जाना उसको पड़ता है। ठीक है, जो उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन होता था वो कहाँ जाता था? निश्चित रूप ये सारी चीजें एक सामूहिक रूप से अगर देखें, मुझे तो हम 2075 की बात कर रहे हैं, अमृतकाल से आगे की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जीरो नेट इमिशन का जो प्लेज लिया है, किसी भी किसान को 5 किलोमीटर से ज्यादा अपना सामान बेचने के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए लार्जेस्ट वेयर हाउस का चेन बनाया जा रहा है। तमाम कदम है, पैक से अपेक्स जाया जा रहा है, ना कि अपेक्स से पैक्स जाया जा रहा है। मुझे लगता है विनोद जी, आपने जितने कदम गिनाए ना, इस तरह के और दर्जनों कदम हैं जो देश के अन्नदाता के लिए सरकार कर रही है। बिल्कुल, हम करेंगे उस पर चर्चा, अपने रिपोर्टर का भी रुख करेंगे और तमाम गेस्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि वो चर्चा को जारी रखें, उसी से समाधान। पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी, और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। तो सरकार ये लगातार अनुरोध कर रही है। सरकार ने 3 मंत्रियों को भेजा भी था, लेकिन लगता है कि किसान, ये जो कुछ किसान संगठन है, इन्होंने कन्नी काट ली इससे। चर्चा को जारी रखते हैं। संदीप दास जी के पास चलते हैं इस समय सीधे। संदीप जी, ये जो बात अभी अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे थे, वो बात वही थी जो आप कह रहे थे कि ये लोग गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए, कुछ मांगे ऐसी हैं जो मतलब की हैं, कुछ मांगे बेमतलब की भी हैं। फिर भी सरकार कह रही है कि भाई बातचीत तो करो, चर्चा तो करो। नई नई चीजें लेकर के आ जाते हो, नए नए गोल पोस्ट लेकर के आ जाते हो, कम से कम चर्चा तो करो। वो भी करने को तैयार नहीं है।
सीधे दिल्ली की तरफ कूच करना है, अराजकता फैलाना है। बहुत सारे मांगे मैं ये बताता हूँ, जो उन्होंने बोला कि नरेगा को 200 दिन करने के लिए पर ईयर, बट अभी का जो आप आंकड़ा देखोगे, जब से नरेगा लॉन्च हुआ है, रफली करीब 50 दिन का वो मिलता है, क्योंकि नरेगा एक ऐसा स्कीम है, वो उसमें आदमी जाता है इन द लास्ट रिसोर्ट, जब डिस्ट्रेस होता है, काफी तभी जाता है। इन्होंने उनको बोला कि 200 दिन बढ़ा दो। जब से नरेगा लॉन्च हुआ है, एवरेज जो डेली लेबर मिला है लोगों को, करीब 46 से 50 दिन का है, क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं है उतना दिन का काम। मतलब कोई इसका जो डिमांड सब है, फेक सीड, पेस्टिसाइड के लिए कानून, ये तो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। फेक सीड के अगेंस्ट में करता है, उसको अलग क्या करने का है, और नेशनल कमीशन पर स्पाइस, चिली, ये सब तो ऑलरेडी, टर्मरिक का भी अनाउंस हुआ है। तो ये सारी जो डिमांड है, मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब क्या मतलब कैजुअल डिमांड है, ये भी डिमांड कर दो, वो भी डिमांड कर दो, बट कोई सीरियस नहीं है। लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसको ऐसे थोड़ी दे देगा, बिल्कुल कौन खरीदेगा? मतलब इतना सालों से सरकारें रही है, कभी कर नहीं पाए, क्योंकि जब एमएसपी प्रोक्योरमेंट जैसे ट्रांसपेरेंट तरीके हो, वो होना चाहिए फोकस। लीगल गारंटी कैसे दे सकता कोई परचेस ऑफ और तो भी पंजाब हरियाणा का फार्मर, जहां ऑलरेडी एमएसपी मिलता है लोगों को, उसमें इनका प्रोटेस्ट करने का रैशनल क्या है, अभी तक तो समझ में नहीं आया। जस्ट पॉलिटिकल ड्रिवन है, थोड़ा सा न्यूज क्रिएट करना है लोगों को मतलब कितना डिस्टर्ब होता है। मैं एक गाजीपुर के बॉर्डर के पास ही रहता हूँ, पिछला जो क्षेत्र में इतना ज्यादा परेशान हुआ था, हॉस्पिटल से ऑफिस जाने वालों के लिए, मंडी है, हमने आम लोगों की बात भी सुनवाई। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर पर कितनी परेशानी हो रही है लोगों को, आम लोगों को, वो हमने प्रतिक्रिया भी सुनवाई। आपने बिल्कुल सही बात कही संदीप दास जी। मैं अशोक बिशन दास जी, डॉक्टर अशोक बिशन दास जी के पास आऊँ, उससे पहले जरा अपने संवाददाताओं का रुख करता हूँ। धीरज, ये बताइए कि अब किसानों की अगली प्लानिंग क्या लग रही है, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि जो पुलिस है ना, वो पिछली बार जो उनके साथ धोखा हुआ था, कुछ किसान संगठनों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आके आईटीओ और लाल किले पर हंगामा कर दिया, तो इस बार तो लगता है सुरक्षा बल सतर्क हैं, आने नहीं देंगे। क्या प्लानिंग लग रही है अब किसानों की? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस समय संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है, तो यह राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हुई लगता है। ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूँगा, किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी? सर, अगली बैठक कोई बताएंगे। थैंक यू। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री खास तौर पर अपील कर रहे थे लोगों की परेशानियों का हवाला देकर के बातचीत कीजिए, बातचीत से समाधान निकल सकता है और इस तरह से अराजकता नहीं फैलाइए। आगे चलकर अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे, अपने खास मेहमानों से भी जुड़ेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ये खास चर्चा कर रहे हैं कि क्या मकसद है, क्यों इस समय ये अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। और मांगे, कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिनके बारे में आप कहेंगे कि बस अगली मांग इनको ये रखनी चाहिए थी कि चांद तारे तोड़ करके दे दो। जुड़ते हैं अपने संवाददाताओं से। धीरज कुमार के पास हम बात करने के लिए गए थे, तो सीधे धीरज के पास चलता हूँ। धीरज, जो सवाल मैंने पूछा था कि इस बार सुरक्षा बल लगता है सतर्क हैं पिछले तजुर्बे से, क्योंकि पिछली बार सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस के साथ धोखा हुआ था, उनके साथ विश्वासघात करके यहाँ आके हमला कर दिया था। बिल्कुल सही कहा। और इस बार अगर हम सुरक्षा बल की बात करें, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम की बात करें, तो जैसा कि जो प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के जो तमाम जो प्रबंध हैं वो त्रिस्तरीय प्रबंध हैं। और इस बार दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा के जो मुखिया हैं वो किसी तरीके की ढील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो घटनाएं हुई थी और वो घटनाएं लाल किला तक पहुंच गई थी, तो वैसी घटनाएं, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और जहां तक आपने किसानों की बात की, किसानों का जो अगला रुख क्या होगा, इस तरीके के सवाल आपने किया, तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस बार का जो किसान आंदोलन है उसमें भारतीय किसान मोर्चा शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय किसान मोर्चा के जो तमाम संगठन है वो इस मोर्चे में शामिल नहीं है। ये एक तरीके का अलग का मोर्चा है जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ आना चाहता है और अपनी मांगों को जबरदस्ती मनवाना चाहता है। और इसमें जो कुछ मांगे हैं वो कुछ मांगे ऐसी है जिसको कि पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं है। हालांकि सरकार बार बार किसानों को इस बात के लिए दबाव बना रही है, सरकार बार बार किसानों को ये बता रही है कि आपको जो मांगे अपनी मनमानी है, जिन मांगों को आपको रखना है उन मांगों को आप बातचीत के जरिए आप अपनी मांगों को रखें, क्योंकि अगर आंदोलन के जरिए, उपद्रव के जरिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने के जरिए, लोगों का मार्ग अवरुद्ध करने के जरिए आप एम्बुलेंस नहीं जाने देंगे। और जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा कि जो जहां आज मैं सिंधु बॉर्डर पे खड़ा हूं, यहाँ पे किसान लगभग 1.5 साल तक बैठे रहे। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं या जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जो लोग जाते हैं काम के, मैं आपके पास आऊंगा। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। किसानों के आंदोलन पर जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अब बयान दिया है, उससे संबंधित उन्होंने जो अपने बयान में खास तौर पर जिक्र किया है कि किसानों से जुड़े नेता आम जनजीवन को बाधित ना करें। ये अपील एक तरह से केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि इस तरह से ना करें, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें। जो आपसे कुछ देर पहले हमने बातचीत आपको अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बात सुनवाई थी। किसान और किसान परिवार की चिंता सरकार करती है और वो सरकार के कदमों से जाहिर है। अर्जुन मुंडा ने कहा, असामान्य स्थिति उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं होगा। मत ये सोचें कि इससे कुछ हासिल हो जाएगा। बातचीत का माहौल बनाए रखें, उसी से समाधान निकलेगा। चाहे आप नई नई मांगे भी लेकर आ रहे हैं तो बातचीत तो कीजिए। राजनीति से प्रेरित प्रदर्शन ना हो, जबकि लग रहा है कि यह प्रदर्शन तो राजनीति से ही प्रेरित है। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का, केंद्रीय मंत्री का यह बड़ा बयान। उन्होंने अपील की है, किसानों से अनुरोध किया है, आम जनजीवन को बाधित ना करें। तो आपसे कुछ ही देर पहले जो हमने आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात सुनवाई, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें, लगातार अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ऐसा कह चुके हैं। किसान और किसान परिवार की चिंता सरकार करती है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात खास तौर पर कही। असामान्य स्थिति उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं होगा। बातचीत करें, बातचीत से समाधान निकलेगा। बातचीत से दूर नहीं भागें, बातचीत का माहौल बनाए रखें। किसी भी मुद्दे पर बात हो सकती है, लेकिन बातचीत करें और राजनीति से प्रेरित प्रदर्शन ना हो। ये प्रमुख बातें
अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ने कही हैं। और आम लोगों को परेशानी ना हो इसका खास तौर पर इसके बारे में अपील की है। और लोगों को परेशानी हो रही है, प्रदर्शन से समाधान का रास्ता नहीं निकलता, केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। तो यह बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का। किसानों से जुड़े नेता आम जनजीवन को बाधित ना करें, लेकिन जिस तरह का हो रहा है उससे बिल्कुल हमने प्रतिक्रिया भी लोगों की सुनवाई, आम जनजीवन बाधित हो रही है। बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, सुनते हैं। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। तो ये केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से अपील की है वो आपने सुना। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का और खास मेहमानों का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम ये खास चर्चा कर रहे हैं कि क्या है इस प्रदर्शन के पीछे और मांगों में कितना जायज और कितना अव्यावहारिक, कितना नाजायज। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का, उर्मिलेश का, जो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। उर्मिलेश, पिछली बार गाजीपुर बॉर्डर को जिस तरह से घेरा गया था, 1.25 साल से भी ज्यादा समय तक घेर लिया गया था, हम जानते हैं। लगता है उर्मिलेश को आवाज नहीं आ रही है। उर्मिलेश का बाद में रुख करेंगे। डॉक्टर अशोक बिशन दास जी के पास चलते हैं। डॉक्टर अशोक बिशन दास जी, जो हम चर्चा आज कर रहे हैं कि किसान कुछ ऐसी भी चीजें लेकर आ गए हैं, मनरेगा में ये हो, कल को पता चलेगा कि किसान कुछ और चीजों की मांग लेकर के अपनी लिस्ट में डाल देंगे, कहेंगे हमारी चीजें तो आपने कर दी लेकिन ये वाली कीजिए, नहीं तो फिर हम दिल्ली को घेरेंगे। तो उसका तो कोई अंत है नहीं। हाँ। अब मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो प्रयोग है, जो गारंटी ऑफ एमएसपी, ये महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में इसका किया था। लेकिन वहां पे फिर जो व्यापारी हैं, जो इस फसलों से संबंधित व्यापारी हैं, उन्होंने आंदोलन किया, तो वहां की सरकार ने उस समय वो आदेश उसको हटाना पड़ा। अब ये सवाल है कि उसका कहीं प्रयोग हुआ है हमारे देश के किसी प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहते हैं, तो वो जब सफल नहीं हुआ तो ये इसका कोई है ही नहीं। और मैं एक चीज और, अर्थशास्त्र के अगर बिंदु से देखा जाए तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो फ्लोर प्राइस है, वो इनकम बढ़ाने का जरिया नहीं है। इनकम बढ़ाने के जरिए और बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने देश के लिए नहीं ये उगा रहे हैं, हमें निर्यात भी करना है। उसमें फिर उसकी डिमांड और सप्लाई की बात होनी है, उसमें फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात होनी है कि एक क्रॉप, देखिए जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप कम संसाधनों से अधिक उत्पादन करें, ये नहीं है उत्पादकता। उत्पादकता ये है कि आपके देश को क्या वैल्यू करता है। अब जैसे हमारी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो
तो धान और गेहूं की इतनी डिमांड नहीं है, इतनी मांग नहीं है जितनी कि आपको जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो लोगों का रुझान हॉर्टिकल्चर क्रॉस पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे हो रहा है, तो उसकी तरफ रुझान कैसे आएगा? तो वो उसका ये इंस्ट्रूमेंट है कि आप सरकार उससे संकेत देती है, भाई आप अगर गेहूं और क्रॉप डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफाई कैसे कर पाएंगे? तो ये सारा किसानों के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज किसानों भाइयों को ये रखना चाहिए, अपना सोचना चाहिए कि गोल्ड की वैल्यू तभी है, गोल्ड इज गोल्ड व्हेन इट इज सोल्ड। अगर आप जो उगा रहे हैं वो सोना तभी है जब उसको कोई खरीदार मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें उगाएंगे, ऐसी चीजों का उत्पादन करेंगे जिसकी कोई मांग ही नहीं है, तो उसकी कीमत कौन देगा? बिल्कुल। तो ये सरकार और जो सीएसीपी जो निर्धारण करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो सारी चीजें ये दिमाग में रख के उसके बाद निर्धारण होता है, ताकि मार्केट को, जो बाजार को ये संकेत मिले कि हमारा देश क्या चाहता है, खपत क्या है। ये सारे बिंदु हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो जहां तक आय का सवाल है, मैंने आपके माध्यम से बताया, सरकार ने जो स्थिति का आकलन किया सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के द्वारा, तो 59% हमारी आय किसानों भाई, बिल्कुल, वो आंकड़े हमने दिखाए भी हैं। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बात आपने ये कही। 59%। और अगर हम अभी हमारा 50 बिलियन US डॉलर का कृषि का निर्यात है, और सरकार ये भी सोच रही है इसको डबल करे 100 बिलियन डॉलर। और जब 100 बिलियन डॉलर आएगा, और वो WTO से अलग होने से तो ये होगा नहीं, जाहिर सी बात है, WTO में रहना पड़ेगा, तभी तो ये सब चीजें होंगी। और हमारे भारत का अगर निर्यात, कृषि का निर्यात ज्यादा होगा, कृषि के चीजों सीधा फायदा किसानों को होगा, सीधा किसानों का, सरकार अपने खजाने में तो रखती नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारा जो आम किसान है वो समझता भी है। मेरी कई किसानों से इनफॉर्मली, अब अनौपचारिक बात होती रहती है, वो कभी इस बात का समर्थन नहीं करते कि साहब WTO से हटाओ, ये करो। और मैं कई किसानों को व्यक्तिगत तौर पे जानता भी और बात भी करता रहता हूँ, और वो कहते साहब हमें इससे कोई सरोकार नहीं। लौटता हूं, ठीक है, लौटता हूं। कृष्णवीर जी, पिछली बार जो किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ था, करीब 1.25 साल के आसपास चला था, उसमें से बहुत सारे चेहरे इस बार गायब हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या मामला है? क्या इस बार वो चेहरे साइडलाइन हो गए? देखिए, उन्होंने परिस्थितियों को देख लिया है, हकीकत उनको भी मालूम है। ये सारा खेल तो टूल किट का है, और ये टूल किट सेट की जाती है बड़े देश विरोधी ताकतें जो है, जिनको भारत का विकास बर्दाश्त नहीं। असली खेल भारत की शक्ति जो बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे उनको परेशानी है, इंटरनेशनल फोर्सेज जो हमारे देश के खिलाफ है, और वही सब नचाती हैं इनको। अगर ये किसान का ये होता, मोहरे बन करके नाचते हैं। अगर ये किसान के लिए होता और किसान का होता, तो मुझे भी अच्छा लगता। बिल्कुल, हमने आंदोलन किए हैं, हमने वोट क्लब पे आंदोलन किए, लेकिन वो रचनात्मक और सहयोगात्मक और भावनात्मक रहा है। हमने कभी इस तरीके की बातों को सोचा भी नहीं। अगर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता, हमारे से मतलब किसान का, कि जो हमारी जो समस्या है उसको सरकार सुने और उसका समाधान करे। यहां तो सरकार समाधान करने के लिए उल्टा चंडीगढ़ जा रही है और वो बातचीत से भाग रहे हैं, बात की मेज से भाग रहे हैं, और एक रोज एक नया एजेंडा सेट कर रहे हैं। उनको ये पता है कि हमको बात समाधान नहीं करना, हमें कोई किसानों की समस्याओं से वास्ता नहीं है। उनको तो अब ये बताइए, WTO भाई आज हुआ था, 1 जनवरी 95 में सिग्नेटरी है इंडिया। आपने अभी सुनी लिया है कि 50 बिलियन का एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर का है, कहां से हुआ अगर नहीं होते तो। अब आप दूसरा ये बताइए कि हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं? किसानों का भला चाहते हैं, बिल्कुल, या दिल्ली में आकर अराजकता फैलाकर वीडियो बनाना है, करके वीडियो बनाना है, रील बनाना है। एक वीडियो को देख लिया है और उस वीडियो को देखकर कहने में अब हिचकिचाहट होने लगी है। वो कह रहे हैं हमको तो पंजाब अलग
बनाना है। ये भी एजेंडा है, ये एजेंडा जो कई है, तरह के एजेंडा ये है। एजेंडा 22 के चुनाव से पहले था, हाँ। क्योंकि चुनाव थे। हाँ। अब ये एजेंडा 24 के चुनाव से पहले का है। हाँ। ये पूरी तरीके से एजेंडा राजनीतिक है। ठीक है। ये कांग्रेस और आपके द्वारा प्रायोजित और पोषित है। कल तक और पंजाब ये में प्रदर्शन चल रहा था, अभी ये- दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। ये सारा दिल्ली के लिए है। हाँ। और दिल्ली के लिए सिर्फ चुनाव के लिए खुर्द-बुर्द करना, हाँ। दिल्ली के लोगों को अराजकता में झोंकना, बिल्कुल। सरकार के लिए परेशानियां खड़ी करना, आम लोगों के जनता- लिए। आम आदमी को परेशानी में डालना है। ठीक है। इनका उद्देश्य किसानों का भला है और ये वाकई किसान हित में काम करना चाहते हैं ये संगठन। जी। तो चंडीगढ़ में बैठ के बातचीत इन करें और किसानों- समाधान निकालें। किसान और मंत्रियों के बीच में बातचीत ठीक। करके समाधान निकालिए और ये नए नए एजेंडा मत जोड़िए। बिल्कुल। आप काम की बात गोल करिए, पोस्ट मत बदलिए। आप रोजाना मत बदलिए। हाँ। ये बदलने का मतलब है ठीक। कि हमें बातचीत करनी ही हम नहीं है, ये बातचीत बहाना से- बनाना है। बातचीत से भागना क्यों ठीक, है? ठीक। मेरा कहना यह है कि ठीक। आप बातचीत से क्यों भाग क्यों रहे रहे हैं? हैं? आप बातचीत क्यों नहीं करते? बिल्कुल, बिल्कुल। आप समाधान निकलवाइए। ठीक। मंत्री तीनों आपके साथ बैठे हुए हैं। आप लौटता हूं। दिल्ली क्या करेंगे आकर? दिल्ली आप करेंगे क्या? जब मंत्री चंडीगढ़ जा रहे हैं तो आप मंत्री दिल्ली आकर चंडीगढ़ क्या आपके करेंगे? पास आ सही रहे बात हैं। है। सरकार आपके द्वार आ रही हाँ, है। हाँ। तो हमारा ये कहना है ठीक। कि ये गलत रास्ते पर है। बिल्कुल। गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पे जाइए, चले जाएं। अपना शांति बरतिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी मांगों ठीक, को रखिए ठीक। और समाधान निकलवाइए। ठीक। विनोद आनंद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए हमें किन फसलों की जरूरत है, ठीक, हमारी दिशा क्या होगी, ठीक, ये नीतियां तो सरकार बनाती है, ठीक, हमें कितने अनाज की जरूरत है, कितने दलहन की जरूरत है, कितने तिलहन की जरूरत है, कितने फल की जरूरत है, कितनी सब्जी की जरूरत है, उसी हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा। या फिर ये होगा कि हमारा मन है कि मैं सिर्फ गेहूं उगाऊंगा और जबरदस्ती आपसे एमएसपी वसूलूंगा, इस तरह से क्या कृषि नीति बनेगी? इस तरह से खाद्यान्न नीति बनती है? इस तरह से देश की नीति बन सकती है क्या किसी देश की? देखिए, कुछ ऐसे ही संगठन हैं और कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय तत्व हैं, वो तरह तरह की रिपोर्ट निकालते हैं। वर्ल्ड फूड रिपोर्ट, भारत में बहुत गरीबी है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है खाने के लिए। हाँ। और जब सच्चाई आती है कि भाई 4.5 टन हाँ। प्रति व्यक्ति हम अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। जी। दूसरा मैं आपको उदाहरण लेके जाऊंगा। कई ऐसे संगठन हैं, डावोस से शुरू हुआ, वो अर्थशास्त्री आपको बहुत दिखेंगे, है ना। मैं बार बार कहता हूं काला कोट और कई तरह के अखबार, है ना, कई रंग के अखबार। लेकिन आपको सहकारिता से संबंधित अर्थशास्त्री भारत में कितने दिखते हैं? कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट कितने दिखते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का तो एक अलग नाटक ड्रामा है जी। तो वो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। तो क्या है कि जो ऐसा तबका है जो बीमारू स्टेट में हम लोगों को उलझा के रखता था, तरह तरह की थ्योरीज देता था, उनको वही सूट करता है। विकास तो हो रहा है, अब सबको दिख रहा है कि अब तुम बाहर आ रहे हैं, अब गरीबी की राजनीति कहां से करेंगे? अब गरीबी की दलाली कहां से करेंगे? उनको बहुत तकलीफ है। और उनके इस तकलीफ की वजह से उपद्रवी किसान आ रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये राजनीति से ओतप्रोत मत भ्रमित उपद्रवी किसान है, जिनको वो अलग राजनीतिक जामा पहना के वो दिल्ली भेज रहे हैं। देखिए, वैश्विक संगठन जितने हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर, कल को वो कहेंगे आप यूनाइटेड नेशन से बाहर चले जाइए, कल को वो कहेंगे कि हमको पार्लियामेंट भी हमको लिख दीजिए, कल को कहेंगे कि भाई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस जो चलती है ना, एक वंदे भारत, हमारे बड़ी अच्छी ट्रेन चली है, वो उसमें टिकट हमारी फ्री कर दीजिए। कुछ भी कह जब मांग है तो कुछ भी जुलूल मांगे हैं। आप आइए हमारी कमेटी में, आपको किसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। 3 हम लोगों ने किसानों की जगह रिक्त रखी है, और टेबल पे जहां हम बैठते हैं वो रिक्त रखी जाती है। दरवाजे खुले हुए हैं, बैठे, चर्चा करें, और आपके एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की द्वारा बनाई गई कमेटी का जो सैनिक है वो देगा। और सदस्य के तौर पर बोल रहे हैं, सदस्य के तौर पे मैं बोल रहा हूं, आपके किसी भी एक सवाल का दो सदस्य जवाब हमारे नहीं साथ मिला बैठे हुए हैं, तो फिर मैं कमेटी से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, आप बताइए। आप जहां हमें बुलाएं, आप आए हमारी कमेटी में, पहले आप आइए तो बातचीत तो कीजिए। बातचीत तो रखें, सही बात। सिंघू बॉर्डर पे बातचीत नहीं होती है। सिंघू बॉर्डर पे तोड़-फोड़ करने से बातचीत नहीं होती। दिल्ली में गड्ढे हैं, हमें आज कैनॉट प्लेस छतरपुर जहां मैं रहता हूं, वहां से आने में 2.5 घंटे लगते हैं कभी कभी। अरे केजरीवाल जी, थोड़ा देखिए उस बारे में, आप कम से कम अपने अंदर झांकिए, आप क्या कर रहे हैं। इस समय का दृश्य जो आप देख रहे हैं, पिछली बार किस तरह से हंगामा किया गया था उसके दृश्य देखें। ये पिछली बार के दृश्य हैं।
एक बार फिर से उसी तरह का दृश्य खड़ा करने की कोशिश है। और मैं आपका और एक समय लूंगा। देखिए क्या है कि ये 1300 लगभग 1350 मंडियां, इलेक्ट्रॉनिक मंडियां कनेक्ट हुई है। यही पंजाब था पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने इनाम का हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आपकी हर जगह हमेशा हमारी चलेगी क्या कि ना खुदा ही मिला ना बिला से सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो ऐसा नहीं होता। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे थे ना, ट्रैक्टर खेती करने के लिए होता है, ट्रैक्टर लाल किले पर और आईटीओ पर दौड़ाने के लिए नहीं होता। ये बात बिल्कुल साफ है कि ट्रैक्टर से खेती कीजिए, खेती में कुछ समस्या आ रही है, इस तरह से यहाँ सदस्य बैठ कर कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ, हम कहीं पर भी आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आनंद जी जुड़ने के लिए, साथ में कृष्णवीर जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर अशोक बिशन दास जी, संदीप दास जी, हमारे दोनों संवाददाता धीरज और उर्मिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात फिर वही है कि क्या मांग है, और जो मांग है भी, चलिए ठीक है, कुछ नई मांग आप लेकर आ गए। इस तरह से जो समिति के सदस्य हैं वो आपको चुनौती दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन बात तो करें। लेकिन जब बात नहीं करते हैं तो सवाल तो उठेंगे कि आप हैं कौन और असलियत आपकी क्या है, कहां से प्रेरित हैं, किसके मोहरे हैं, ये सवाल उठेगा और ये सवाल हम आगे भी पूछते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। भोला जी पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है